पहुंच जाऊं। एक मिनट में बस पहुंचता हूँ 3.9 से। सभी लोग पोटेंशियोमीटर जरा देख लें, सबका क्लियर हो जाएगा। पावनी जी हैं कि नहीं है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सबसे गुड इवनिंग बोलते हैं। मीर जी को गुड इवनिंग, प्रज्ञा को गुड इवनिंग, आराध्या को गुड इवनिंग, को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अब जितना नाम हमारे सामने है उनको गुड इवनिंग, और जिनका नहीं है उनको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू गुड इवनिंग। एक मिनट जरा टॉपिक देख ले कहाँ पर है। एक्चुअली में थोड़ा सा 10 मिनट लेट होने की संभावनाएं कभी कभी रहेंगी, ठीक है? जी सर। मालूम है आज से कॉलेज खुल गए हैं यूपी में, मालूम है ना? और यस क्योंकि सर। साढ़े 4 बजे तक कॉलेज में टीचर्स को रहना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट टीचर्स हैं तो हमें रुकना ही पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाएंगे कभी कभी, 10 मिनट मैक्सिमम। चलिए पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ तो रही है? तो दिक्कत है क्या? है? नो सर, मुझे लग थोड़ा तैयारी कर लें, तो अभी अभी क्लास ऑफ करके बस आपके साथ आए हैं। में प्रॉब्लम है थोड़ा, आपके क्लास को लेने के पहले मुंह धोना पड़ता है ना, ऐसे बिना मुंह धोए काम चल जाता है। तो मैसेज पहले तुमको करना चाहिए था, तो हम उस टॉपिक को जो फिगर विगर करना पड़ता है ना। देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी भी सेल का ईएमएफ या किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, ठीक है? समझते जाइएगा, मतलब थ्योरी तो पढ़ाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। क्या हम करते हैं कि पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी सेल का ईएमएफ या किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, एक मिनट जरा, टॉपिक को देख के कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, लिखा हुआ है इसमें, रब कर दिया हमने। खैर ध्यान से समझिएगा। पैंट की जगह पड़ी हुई। देखिए अगर हम आपसे ये कहें कि आप किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करिए, तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। यस सर। वोल्ट मीटर में क्या होता है कि किसी भी सेल का ईएमएफ या किसी भी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए ये एमीटर होता है। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन इनफाइनाइट रखते हैं, ठीक है? अब इसकी जगह पर हम पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों करते हैं वो बाद में बात करेंगे, पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जरा सावधान, अर्णव साहब सावधान, हो गए सावधान? यस सर। देखिए अगर एक सेल आपके पास है, माने ये एक सेल है जिसका ईएमएफ आपको मालूम है, और आप किसी सर्किट में इसको लगा दीजिए, तो सिंपल सी बात ये ऐसे करंट फ्लो कराएगी अगर सर्किट कंप्लीट है, ठीक है? यस सर। एक सेल और इसमें लगा दीजिए जिसका ईएमएफ हमको नहीं मालूम। अब आप सिंपल सी बात दिख रहा होगा कि ये सेल जो करंट फ्लो कराएगी वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराएगी, और ये वाली फ्लो कराएगी तो क्लॉकवाइज फ्लो कराएगी। अब ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा रही है, ये क्लॉकवाइज फ्लो करा रही है। अब किसी सर्किट में क्या एक ही सर्किट में दो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती है। तो क्या करें हम? एक नेट करंट लेंगे। इसमें एक नेट करंट फ्लो होगी, डायरेक्शन क्या होगी? जिसका ईएमएफ उससे ज्यादा हो बड़ा गई है। होगा। यानी कि अगर E इज ग्रेटर देन E1 है, अगर इसका ईएमएफ ज्यादा बड़ा है तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, और अगर E1 बड़ा है तो ये क्लॉकवाइज फ्लो होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों का ईएमएफ सेम है तब क्या होगा? देन करंट विल नॉट फ्लो,
यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं या एमीटर लगा दूं और उसमें कोई डिफ्लेक्शन ना आए, कोई करंट ना आए, तो आप क्या कहेंगे कि दोनों के ईएमएफ सेम है, इस वजह से सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही। मैं गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में E1 की वैल्यू क्या होगी? E. E के इक्वल होगी ना। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने किसी भी सेल का ईएमएफ निकालेंगे। यानी एक सेल का ईएमएफ मालूम होगा और दूसरी सेल का ईएमएफ निकालना होगा, तो हम दोनों को लड़ा देंगे। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन करेंगे कि दोनों की वजह से नेट करंट जीरो हो जाए, तो हम जान जाएंगे कि इस वाली करंट, इस वाली सेल का जो ईएमएफ होगा वही होगा जो इस पहले वाली सेल का है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, पहले इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और समझिए। अगर हम आपसे कहें कि एक वायर है और इस वायर के एंड्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए 10 वोल्ट, तो आप कह सकते हैं कि भाई इधर 10 वोल्ट होगा तो घटते घटते इधर 0 वोल्ट हो सकता है, या इधर Yes, 5 sir. होगा इधर -5 होगा, कुल मिलाकर के डिफरेंस 10 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो हर एक सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर सेंटीमीटर पे आप देखेंगे एक एक डिफरेंस, मतलब एक एक वोल्ट कम होता जाएगा। यहाँ 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 6 5 4 3 2 1 0, ये होगा नहीं होगा? Yes, sir. यानी कि पर सेंटीमीटर पोटेंशियल में कितनी की कमी आ रही है? एक एक 1 वोल्ट की कमी volt. आ रही है, ठीक है। अगर आप इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर कर दीजिए तो हर एक सेंटीमीटर में कितना कमी आ रही है? 10/100, यानी 0.1 की कमी आ रही है, नहीं समझे? Yes, sir. अगर आप इसकी लंबाई 1000 सेंटीमीटर कर दीजिए तो हर एक सेंटीमीटर में 0.01 वोल्ट की कमी आ रही है। यानी कि अगर 1000 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर जब आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल 0.01 वोल्ट कम हो जाएगा। यानी कि 10 माइनस 0.01 9.09 आएगा ना, क्यों? अरे इसमें 0.01 करेंगे तो Yes, 0 sir. 1 नहीं, 9 है, 0 10 0.999। मतलब आप जितना लंबा वायर निकालते हैं उतना ही आप पोटेंशियल ड्रॉप कम से कम नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं? Yes, sir. यानी कि अगर हम कहें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट या पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? के से करेंगे या रो से करेंगे? ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। मतलब पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो इस वायर की जितनी ज्यादा लंबाई हम कर देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? Electric पर field. यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, नहीं Yes, समझे? sir. अगर मैं कहूं यूनिट लेंथ पे 0.1 चेंज हो रहा है तो 10 लेंथ पे कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes, sir. तो ये तो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। अब पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, सावधान। तो पहले इस पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहले तो आप लिखेंगे पोटेंशियोमीटर होता क्या है। मतलब आप इसका जब नोट्स बनाएंगे तो सबसे आप पहले क्या लिखेंगे, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। हम लिखवा नहीं रहे, तो आप कहेंगे पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से किसी सेल का ईएमएफ या किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, पहली चीज, ठीक है। फिर इसका जब इसका कंसेप्ट लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना पड़ेगा कि इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बी between the ends of a wire and the length of the wire is L, then potential per unit length या change in potential per unit length is known as potential gradient V upon L is equal to K। आपको याद होगा gradient वर्ड कहीं और भी इस्तेमाल हुआ है, Velocity. वेलोसिटी ग्रेडियंट, दूरी के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही थी, दूरी Yes. के साथ साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा था। तो जितना ज्यादा इसकी लेंथ करेंगे उतना ग्रेडियंट कम होगा। मतलब पर यूनिट लेंथ में माइन्यूट से माइन्यूट पोटेंशियल भी हम नाप सकते हैं, समझ में आई बात? तो पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए हमको कम से कम 4 से 5 मीटर या अधिक से अधिक 10 से 12 मीटर लंबा वायर हम लेते हैं। अब आपको मीटर ब्रिज आपको पढ़ाया गया था कि एक लकड़ी का एक वुडन बोर्ड होता है, उसमें 1 मीटर लंबा वायर हम लगाते हैं। अब प्रॉब्लम, दिक्कत पोटेंशियोमीटर अगर हम 12 मीटर वायर लगाएंगे तो 12 मीटर लंबा वायर जब रखोगे जाकर के
तो पता चला कि 2 रूम कवर हो जाएगा अगर छोटा रूम है। Yes. पता चला चौकी लेकर के आप उसमें टच करा रहे हो, एग्जामिनर इस रूम में है, अर्णव उस रूम में है, कह रहे हो कहाँ स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बोले साहब चौकी रगड़ता हुआ वहां पहुंच गया जाकर के। एग्जामिनर उस रूम में, अर्णव इधर आ गए, तो पता लगा एग्जामिनर से मुलाकात ही नहीं हो रही। तो हम इस प्रकार से 10 से 12 मीटर या 4 से 5 मीटर वायर कैसे लगाते हैं, देखिए ये एक लकड़ी का बोर्ड है, वुडन बोर्ड है। देखिए यहाँ पर हमने 1 मीटर लंबा वायर लिया, 1 मीटर लिया, आधा मीटर लिया, डिपेंड करता है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द बोर्ड पे, ठीक है। अब देखिए मैं मान लेता हूँ 1 मीटर वायर है और इसमें एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी और यहाँ से एक वायर और खींच दिया। अब बताओ करंट ऐसे घूमते हुए आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। तो यानी कि कॉपर स्ट्रिप का मतलब होता है दैट गुड कंडक्टर। यस सर। मैं मान लेता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप इज नेग्लिजिबल, तो ये डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी, यहाँ से वायर घुमा दिया, लगा दी, घुमा दिया, लगा दी, घुमा दिया, लगा दी, घुमा दिया, लगा दी, घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा दिया, यहाँ पहुंच गए। बहुत बड़ा लंबा वायर लगा नहीं लग गया? तो छोटे से बोर्ड में हम 10 से 12 मीटर लंबा वायर, 5 से 6 मीटर लंबा वायर लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अब हम डायग्राम ऐसे नहीं समझा रहे, हम डायग्राम में 1 वायर ले रहे हैं, मैं को समझा रहा हूं कि कैसे वायर लगाया गया। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, एक अब इसका कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। इसमें एक वायर होता है AB, जो लगभग 4 से 5 मीटर लंबा वायर होता है, ठीक है। और इसके ए टर्मिनल को, ए एंड को एक बैटरी B1 के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, बैटरी B1 के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और ये ऐसी बैटरी होती है जिसका पोटेंशियल हमको मालूम है, इसका EMF हमको मालूम है। वो बैटरी हो या सेल हो, जो भी आप ले उसको, और इसको एक की से लगा देते हैं और इसको एक रियोस्टेट से लगा देते हैं, रियोस्टेट। अच्छा, रियोस्टेट का एक्चुअली प्रैक्टिकली आप लोग नहीं यूज करना जानते हैं ना? रियोस्टेट देखा आपने लैब में? यस सर। एक दिन एक्चुअल में रियोस्टेट समझाएंगे कि कैसे वो करंट को कम ज्यादा करता है, कैसे वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, अभी नहीं बात कर रहे हैं। तो ये डायग्राम समझ में आ गया? अब जरा समझिएगा, हमने ये कम से कम 10 मीटर लंबा, मतलब 4 मीटर लंबा वायर लिया, 4 मीटर बोले तो 400 सेंटीमीटर। अगर मैं मान लूं कि इस बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। अब आप कहेंगे 10 वोल्ट रटे वो कहा भाई, अभी पहले भी 10 वोल्ट, अब 10 वोल्ट, अरे मान लेते कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इस एंड का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस एंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो AB में डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो अगर मैं इसकी लंबाई मान लेता हूं कि ये 4 मीटर है, तो या तो आप 10 वोल्ट को 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर में डिवाइड कर दो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा BA पानी। तो जितना ज्यादा लंबाई बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल जो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, तो उतना ही ज्यादा माइन्यूट से माइन्यूट करंट वोल्टेज को नाप सकते हैं। समझ में आई बात? तो अभी तो करंट ऐसे इस सर्किट में फ्लो हो रही है। अब हमारे पास जो सेल जिसका EMF निकालना होता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को भी A से जोड़ देते हैं और उसके नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। और गैल्वेनोमीटर में आप जानते हैं 2 टर्मिनल होते हैं। तो एक टर्मिनल से ये बैटरी जोड़ दी और एक टर्मिनल से जो तार निकला उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। अब चूंकि तार को कहीं टच कराएंगे तो लुच पुच होता है वो, तो उसको हम काहे में लगा देते हैं, जॉकी में लगा देते हैं, ठीक है। अब सावधान, जो अब देखो ये जो बैटरी है, अगर मैं जॉकी को यहाँ टच कराता हूँ, पहले जॉकी को मैंने आप J1 से टच कराया, पहले समझने की कोशिश करिएगा। ये बैटरी अगर करंट फ्लो कराएगी तो वैसे करंट ऐसे फ्लो करा रही थी, सही कह रहा हूं मैं? और ये बैटरी करंट फ्लो कराएगी तो ऐसे करंट फ्लो कराएगी, दिख रहा है? यस सर। जब दोनों बैटरियां आएंगी, ये करंट यहाँ लेकर के आएगी, ये करंट यहाँ लेकर के आएगी, और यहाँ पर जब मिलेंगे, जिसको कि जंक्शन कहते हैं, यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आखिर ताकत किसकी ज्यादा है। अब देखो ध्यान से, पहले हमने क्या किया, जॉकी को J1 से टच कराया, जानबूझ के एरो नहीं बना रहे हैं क्योंकि एरो बनाने से करंट में डिस्टर्ब आपको होगा, इसलिए हम एरो नहीं बना रहे हैं। अब देखो, मैं मान लूं कि ये जो सेल है इसका EMF मान लेते हैं 4 वोल्ट है, मान लेते हैं, या 6 वोल्ट है, और जहां से J1 टच कराया ये 10 है, ये 8 वोल्ट है। अब बताओ A और J1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट का है।
देखो ये बैटरी कितने वोल्ट की थी, 10 10। तो जब आप यहाँ से इसको जोड़ते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करते थे, 10 वोल्ट। 10 लेकिन जब वोल्ट आपने इतना जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 8 2 वोल्ट सॉरी 2 डिफरेंस, 2 वोल्ट। अब इसकी ताकत कितनी हो गई, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट मतलब इसके 10 लड़ाके थे, तालिबान के लड़ाके, आपने इतने लड़ाकों को घेर लिया, 2 ही लड़ाके हैं। और इसका वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। 6 तो वोल्ट ताकत किसकी ज्यादा है, 6 वोल्ट वाले की। तो ये करंट ऐसे फ्लो होगी, ऐसे करंट यहाँ पर फ्लो, समझ में आई बात। यस सर ये करंट क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा है, गुंडागर्दी करती है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, यानी कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ J1 से इसको हटा लेते हैं और गैल्वेनोमीटर को हम फिर लगाते हैं, और जॉकी को मान लिया हमने J2 से टच करा दिया, और ये डिफरेंस होता होता 2 आ गया, 2 वोल्ट। अब बताओ A से J2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट 8 वोल्ट। यानी कि इस बैटरी के 8 लड़ाके आपने यहाँ पर लिए हैं। लड़ाके इसलिए कर रहे हैं, आजकल अफगानिस्तान का हाल देख रहे होंगे आप, है ना। यस सर हाँ, वो देखा था आपने, Yes, sir. जिसपे हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज गिर गए थे लोग, Yes, sir. हवाई जहाज लटक गए, क्या बात है। अच्छा, हम पहले न्यूज सुने कि गिर गए, तो हम कहा क्या दरवाजा तो खुल गया, बाद में पता चला कि जब हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहा था तो वो उसको लटक गए। जब Yes, मौत sir. आती पूरा है, एयरपोर्ट पे रनवे क्रॉस कर दिया था उन्होंने. क्या करे भैया आदमी, जब मौत आती है तो आदमी क्या करे, किधर से भागे। अब आप कल्पना करिए कि हम लोग बहुत अच्छे इलाके में रहते हैं, खासतौर से जहाँ हम रहते हैं, और बड़ी नजर न लगे, बहुत अच्छे इलाके में रहते हैं, न बाढ़ न कुछ बढ़िया आराम से। चलिए अच्छी बात है। तुम लोगों के यहाँ गुड़गांव में तो बहुत पानी भरा था, अभी न्यूज में आया था। हमारे भगवान पानी नहीं गिरा था, ठीक है, ऐसे रहो। अब बताओ ताकत किसकी ज्यादा है, इस बैटरी की ज्यादा है ना। Yes, sir. तो कहेगी अच्छा बेटा तुम अभी बता रहे थे, हम यहाँ इधर घुस के जाएंगे तुम्हारी जितनी, इधर से करंट को ले जाते, ये करंट जाएगी, चल इधर, गैल्वेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रही थी, तो रास्ते में एक पॉइंट ऐसा मिलता है, फिर हमने जॉकी को हटाया और गैल्वेनोमीटर को लगा दिया यहाँ कहीं J पॉइंट पे, और ये डिफरेंस 4 वोल्ट का है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है A और J के बीच में, 6 वोल्ट और इसकी ताकत कितनी है। 6. जब दो लोग आमने सामने खड़े हों लड़ाई के मोड में, किसी की बाइक किसी से छू गई हो, ऐसे सामने खड़े हों और दोनों सेहत में ठीक ठाक हों, तो एक दूसरे को देखता ऐसे, मन में क्या सोचता है कि पता नहीं चला हमको उठा के पटक तो नहीं देगा ये कहेगा क्या, काम करो कल देखता हूं तुमको, और सामने वाला भी कहेगा कल देखता हूं, अभी अभी क्यों नहीं देख रहे हो। क्योंकि दोनों को अंदर से लगता है ना कि ऐसा ना हो कि सामने वाला हम पे भारी पड़ जाए। तो इसमें क्या होता है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, नहीं हो गया। तो Yes, sir. दोनों बहुत ही बुद्धिमान होते हैं कि ये सोचते हैं कि कहीं करंट किधर से ले जाए, तो दोनों एज इट इज यहाँ के रुक जाते हैं और करंट फ्लो नहीं होती है। समझ में आ गई बात। Yes, sir. अब जरा देखो ध्यान से, इसका यानी आप समझ गए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना है ना। वो तो मैंने 10 8 4 मान के चल रहे हैं। अब बताइए आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था, के यानी पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल चेंज हो रहा था वो के हो रहा था। तो अगर ये एल लेंथ है कितना चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, के एल होगा। 8. Yes, ये sir. किसके इक्वल होगा, ये आपकी बैटरी के ईएमएफ के इक्वल होगा। तो E इज इक्वल Yes, टू sir. के एल हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। समझ में आई बात। सर मुझे एक डाउट है, बताएं। सर नीचे वाले की अगर पोलैरिटी चेंज कर दो, नहीं, वो एक अलग केस हुआ। सर तो क्या नहीं पोलैरिटी एक नहीं चेंज करेंगे, नहीं पोलैरिटी नहीं चेंज करेंगे भाई, वो तो सपोर्ट करेगा फिर ना। फिर तो ये भी तालिबान का लड़ाका हो जाएगा, कहेगा आओ बेटा लड़ाई करते हैं। यस देखो सर यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे व्यक्ति से आपको लड़ाएंगे जिसकी आमने सामने लड़ाना है ना हमको। भाई देखिए अभी अगर बैटरी ऐसे लगा दी है ना, और दूसरी बैटरी भी ऐसे लगा रहे, ऐसे लगा रहे, ये बैटरी सपोर्ट कर रही है ना, फिर कहाँ लड़ाई करेगा, करेगा लड़ाई। जी सर। हमको सर तो तो दोनों को रीजन, लड़ा के, सर रीजन ये दे सकते हैं कि पोलैरिटी रिवर्स इसलिए नहीं हो सकती जिससे गैल्वेनोमीटर को फिर हार्म नल ना पॉइंट हो। नहीं मिलेगा, नल पॉइंट नहीं मिलेगा ना। यस सर। मतलब ये लड़ाई करने निकलेंगे, कहेंगे हाँ चलो चाचा हम साथ चल रहे हैं। हमको दोनों को लड़ाना है ना, तो एक की ताकत हमको मालूम है, दूसरे की ताकत निकालनी है।
तो दोनों को लड़ाना पड़ेगा ना, इसलिए पोलैरिटी नहीं चेंज करना। पोलैरिटी चेंज करेंगे तो सपोर्ट करेगा ना उसको, जो जो ये डायरेक्शन दे रहा है वही ये डायरेक्शन दे रहा है, तो फिर Yes, कहीं sir. भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। इफ यू चेंज द पोलैरिटी देन विल नॉट गेट द नल पॉइंट। समझ में आई बात? तो ये डायग्राम बना लें, इस कॉन्सेप्ट को लिख लें, रेस्ट थ्योरी आप अपने आप लिखेंगे, नोट करिए आप। फिर हम बताते हैं इसके यूजेस क्या है। आप समझ में आई बात, नहीं आई? यस सर। अब रियोस्टेट क्यों लगाते हैं? देखिए होता क्या है, इसका पोटेंशियल मालूम है 10 वोल्ट, इसका 6 वोल्ट हो सकता है, इसका पोटेंशियल ज्यादा हो, आपको मालूम नहीं है, तो थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए हम रियोस्टेट लगाते हैं। और कोई रियोस्टेट लगाने का कोई मतलब नहीं है, कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस को कम ज्यादा हम करने की जरूरत पड़े तो हम कर लें। ठीक है, नोट करिए, थ्योरी लिख लेंगे ना? यस सर। तबियत गड़बड़ है क्या? बहुत रो रो करके यस सर बोल रहे हो नो सर, मैं सोच रहा हूँ, हैं? मैं सोच रहा हूँ लिखते समय। आज वो फल वल नहीं खाया क्या? कैसा? अच्छा। आज फल वल नहीं खाया क्या? वो लेके कटोरे में बैठते थे, नहीं बैठे हो क्या? नहीं सर। हाँ तो बैठ जाए तुम। आज प्रज्ञा जी कुछ नहीं बोल रही, क्या बात है नहीं क्या है तुम? सर यही हूँ सर। हाँ बोले आप अर्णव साहब से बात करें, जुटे में तो अर्णव से बात कर लो। ओके हाँ नोट सर, करिए। आप उसी से बात करते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आज टॉपिक इनको डिस्कस करना था, ऐसा नहीं है एक्चुअली में, और कुछ नहीं है। अर्णव को फेस टू फेस में जानता हूँ, लास्ट ईयर हम दोनों लोग एक साथ पढ़ाई किया करते थे, तो थोड़ा सा वो रहता है। सर ने लास्ट में कोई रेस्क्यू कर दिया था, मुझे कुछ हैं? समझ नहीं आ रहा था, मुझे फिर सर ने सब क्लियर किया था। और लास्ट ईयर पावनी भी फेस टू फेस चुके रहे, तो थोड़ा सा वो एक Yes, गेट sir. वो है, इसलिए नोट कर लिया। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशंस क्या है। ये डायग्राम रब कर रहे हैं, इस डायग्राम को ही हम बना करके इसी के हेल्प से हम बनाते हैं, रब कर रहे हैं इसको। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, नंबर 1 लिखिए, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। पहला है कि दो सेल्स के ईएमएफ को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। जरा देखिए ध्यान, ये आपका डायग्राम इसी डायग्राम में हम बनाएंगे, बड़ा हॉटस्पॉट डायग्राम नहीं बनाएंगे। ये तो आपका पहले से क्लियर था, इसका ईएमएफ मालूम था। अब 10 वोल्ट जो भी हो उसको लिखिएगा नहीं। अब देखो यहाँ पर दो सेल्स हैं, एक सेल ये और एक सेल ये, और एक की ये K1, एक की ये K2, और यहां से निकाला और यहां से हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और यहां से जॉकी भाई। समझ में आई बात? अब देखिए हम करेंगे क्या, एक एक इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। करना ये है कि आपको एक एक सेल का ईएमएफ निकालना। अभी जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, एक सेल ले रहे थे ना, यहाँ भी एक सेल लेंगे। तो पहला केस डायग्राम समझ में आ गया होगा। पहले केस में हम क्या करेंगे कि K1 को ऑफ कर देंगे और K2 को ऑन कर देंगे। अब अगर मैं K1 को ऑफ करता हूं, K2 को ऑन करता हूं, तो बताइए कौन सी सेल सर्किट में आ जाएगी, E1 या E2? E2। E2 थोड़ा उल्टा, अच्छा ठीक, E2 को लाइए। E2 को लाने के बाद में हम इस जॉकी को कहीं टच कराएंगे चेपे और इसका नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो अगर मैं मान लूं कि जो नल पॉइंट है वो L1 लेंथ में बना, मैं मान लेता हूं कि A से लेकर के नल पॉइंट की जो दूरी है वो L1 है, मैंने ये भी मान लिया है। लेट L1 बी द L2 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर A2 वन है, L2 बी द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम ए से जो नल पॉइंट है उसकी दूरी L1 है, एंड K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बताइए अगर A से L1 डिस्टेंस पर नल पॉइंट मिला और K पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो बताइए E2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? KL2 मिलेगी। KL2। पहला एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे भाई, दूसरी सेल को आप सर्किट में इंप्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि K2 को ऑफ कर देता हूं और K1 को ऑन कर देता हूं, एंड L1
be the distance of null point कहाँ से, फ्रॉम ए। तो E2 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू क्या होगा, KL1। तो बस हो गया, E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। इस प्रकार से हम दो सेल्स के बीच में पोटेंशियल ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ में आई बात? नोट करें। यस सर, नोटेड। तुम नोट करते हो कि कट कॉपी पेस्ट करते हो? नोट करता हूँ। चलिए नोट करें। तो वो साइड बाय साइड हो गया? यस सर। अरे हम ऐसे ही खड़े। अब दूसरा इसका यूज लिखिए, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। ये प्राइमरी सेल है जिसका ईएमएफ निकाले उसी का। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। थोड़ा किरचॉफ्स लॉ का जो चैप्टर था, जहां पे ईएमएफ ऑफ सेल बताया था हमने, वहां पर हमने ईएमएफ के पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। याद करिए, याद किया? देखिए एक तो ईएमएफ ऑफ सेल था, एक था यस आपका सर। पोटेंशियल, क्या कहते थे, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या थी, कैपिटल आर ई अपान वी माइनस 1। याद आया? यस सर। पक्का? अब देखिए इसको कैसे हम निकालते हैं, पहले डायग्राम समझ लीजिएगा। इसमें करते क्या है कि हम डायग्राम इसी में बता रहे हैं, एक सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप जानते हैं इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसका मतलब, इस बॉक्स का मतलब होता है कि ये जो भी इसके अंदर है वो सेल की फैमिली है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर सेल ऐसे बनाते हैं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसी के नीचे लिख दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका बताया गया है, ठीक है। तो इस सेल का जो ईएमएफ है वो ई है, ई है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जाता है, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पर एक की लगा दी जाती है K1। और इस प्रकार से यहाँ जॉकी लगाते हैं, और जॉकी को यहाँ पर जाके टच कराना है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाना है। तो डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब जरा समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, K1 को ऑफ कर देंगे। फर्स्ट केस ये करेंगे कि K1 को ऑफ कर देंगे। K1 ऑफ बोले तो करंट इस वाले रास्ते में नहीं जाएगी, करंट का ये रास्ता बंद हो गया है। करंट को केवल यही रास्ता एक मिला, इधर जाना है, और जे पॉइंट पे टच कराते हैं। और हम मान लेते हैं कि जब हम K1 को ऑफ कर देते हैं उस समय जो नल पॉइंट हमको मिलता है उसकी ए से डिस्टेंस L1 है, और मान लेते हैं कि L1 बी द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट या जीरो पॉइंट, जो भी आप कहें, नल पॉइंट फ्रॉम ए। अब बताइए यहाँ पर E बराबर क्या होगा, KL1। अगर Yes, हम मान sir. ले कि K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन E इज इक्वल टू KL1। पहला इक्वेशन समझ में आई बात?
अब K1 को आप ऑन करिए, K1 को ऑन करिए और रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस टेक आउट करिए, निकालिए। देखिए फिर कॉन्सेप्ट क्या होगा तो समझिएगा। K1 को ऑन करिए। सेकंड केस में हम क्या कह रहे हैं, सेकंड केस में K1 को हमने ऑन कर दिया एंड R is the resistance taken out from resistance box। रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे काम करता है मालूम है ना? इसके बारे में जब आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो रेजिस्टेंस बॉक्स को और डिटेल में थोड़ा सा स्टडी कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपा हुआ है। अच्छा ये बताइए, जब आप यहाँ रेजिस्टेंस कुछ निकाल लेते हैं और करंट की ये डायरेक्शन आपको दिखी पड़ी, भाई देखिए एक सिंपल सी बात है कि करंट को तो ऐसे देखो, करंट का एक रास्ता ये है कि नहीं है, मेन तो यही रास्ता करंट का है, ये इसी का घर है पूरा। शुरुआत में आपने K1 को ऑफ किया था तो करंट इधर से नहीं जा रही थी, करंट का ये रास्ता अडॉप्ट कर रही थी, तो जा नहीं पा रही थी क्योंकि इधर सामने वाला इसको काउंटर कर रहा था और नल पॉइंट आ रहा था। जब रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाल लोगे, यानी इस सर्किट में रेजिस्टेंस डेवलप कर दोगे, तो आप अच्छा एक सेकेंड और, जब इससे करंट लेना शुरू करोगे तो इसका पोटेंशियल जो ईएमएफ है वो कम हो जाएगा और आपको ई की जगह वी मिलेगा, मालूम है ना? तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स निकालोगे तो आपको ईएमएफ ना मिल करके, दूसरी तरीके समझिएगा, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स आपने निकाला, करंट और K1 को ऑन किया, वैसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जैसे करंट फ्लो होगी वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से सेल के अंदर एक पोटेंशियल ड्रॉप होने लगता है IR। जरा याद करिए चैप्टर को। और पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से जितना ईएमएफ सेल का है उसमें से इतना कम हो जाता है, तो आपको बाहर टर्मिनल पोटेंशियल मिलता है। समझ में आई बात? तो अब क्या करेंगे, अब इसको नल पॉइंट ढूंढेंगे और अगर मान लें कि L2 बी द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, तो यहाँ V बराबर KL2 आएगा। क्योंकि अब आपको ईएमएफ सर्किट में नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्किट के अंदर क्या जो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, जिसको कि इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसकी वजह से करंट फ्लो होने की स्थिति में थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो एज R इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, याद होगा आपको, वैल्यू रख दो कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। इस प्रकार से हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते, ठीक है? अच्छा एक चीज और, जिसकी ताकत निकाले इसके ये ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कम है तो इसकी ताकत नहीं निकाल सकते आप, ये ध्यान रखिएगा। इसका ईएमएफ ज्यादा ही होना चाहिए। अगर ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो वो 2 या 3 वोल्ट की होनी चाहिए। ये मेन दो यूजेस हैं पोटेंशियोमीटर की। इसको चाहे डिस्टेंस में करके बैलेंसिंग लेंथ कह सकते हैं, जो L1 भी द बैलेंसिंग लेंथ। अब थोड़ा शॉर्ट में अगर आप इसकी लैंग्वेज बनाना चाहें, इसको बैलेंसिंग लेंथ कह सकते हैं। डायग्राम समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? Yes. अब देखिए अगला, इसमें कभी कभी क्या अक्सर आता है कि वाई द पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्ट मीटर। भाई वोल्ट मीटर का काम भी वही होता है, तो देखिए जरा समझिए, पहले इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर बात करें। तो सेल से नहीं करता, इसलिए एनर्जी लूज नहीं होती, तो हाँ, एक्यूरेट रीडिंग देता है। दूसरा क्या सुपीरियर है? सर easier to read है देन वोल्ट मीटर। रीड करना ही नहीं पड़ता है इसमें। हाँ मतलब वोल्ट मीटर हाँ। ज़्यादा हार्ड है रीड का।
देखिए जरा समझिएगा पहले, वोल्ट मीटर से ये ज्यादा बेटर क्यों है। ये बना लिया ना, यस सर। तो आप लिखिए व्हाई द वोल्ट में पोटेंशियोमीटर इज बेटर या सुपीरियर देन वोल्ट मीटर। व्हाई द वोल्ट सॉरी पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्ट मीटर। जरा समझने की कोशिश करिएगा, सावधान देखो ध्यान से। जब हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। ये सेल होती है, इसका ईएमएफ नापना होता है। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जहां पर एक करंट फ्लो कराती है। यहाँ एमीटर लगा होता है जो सीरीज में लगा होता है। यहाँ की होती है और ये सर्किट होता है। यहाँ तक तो आप जानते हैं। करंट को नापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं और पूरी की पूरी करंट एमीटर के अंदर से जाती है, बिकॉज एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब चूंकि करंट एमीटर के अंदर से जाती है तो एमीटर करंट का थोड़ा बहुत भाग खा जाएगा, खा न जाए इसके लिए एमीटर का रेजिस्टेंस हम बहुत ही कम रखते हैं। ठीक, और इसका वोल्टेज नापने के लिए, पोटेंशियल नापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि पैरेलल में लगाया जाता है। अब जरा समझिएगा, थोड़ी बहुत करंट इधर जाएगी जाएगी नहीं जाएगी भाई, कहीं तार लगाओगे तो करंट तो जाएगी जाएगी। अब अगर यस सर। करंट जाएगी तो भाई साहब भी कुछ न कुछ तो खाई जाएंगे उसमें। तो हम चाहते हैं इसमें करंट खाए ना, ये करंट यहाँ ना पहुंचे, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रखें, वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, जितने चाहो वेरी लगा दो, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत करंट यहाँ पहुंचनी जरूरी है। क्यों? वोल्ट मीटर किस कंसेप्ट पे काम करता है? देखिए वोल्ट मीटर के अंदर एक कॉइल लगी होती है, ठीक है। जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो होती है तो वो कॉइल मैग्नेटाइज हो जाती है और मैग्नेटाइज होकर के डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यानी कि उस कॉइल को डिफ्लेक्ट होने के लिए मैग्नेटाइज होना जरूरी है और मैग्नेटाइज होने के लिए करंट का जाना जरूरी है। और हम चाहते करंट जाए भी ना, तो थोड़ी बहुत तो करंट जाएगी जाएगी। यानी कि करंट जाने से थोड़ा बहुत पोटेंशियल लॉस हो जाना है। यानी कि पूरा का पूरा 1.5 अगर इसका वोल्टेज ईएमएफ है तो ये 1.5 रीड नहीं करेगा, थोड़ा बहुत कम रीड करेगा। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से नहीं, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट के जाने की वजह से थोड़ा बहुत वो खा जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हमें सर्किट में करंट फ्लो कराना पड़ेगा और सर्किट में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, इसलिए करंट जब फ्लो होगी तो V = IR के हिसाब से थोड़ा बहुत पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट वोल्टेज वहां नहीं मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आया? यस अब सर। पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है? पोटेंशियोमीटर गिव्स द रीडिंग इन द नल पोजीशन। नल पोजीशन मींस कि देयर इज नो करंट इन द सर्किट। यानी पोटेंशियोमीटर जिसमें रीडिंग देने के लिए तैयार होता है उसमें सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो सर्किट में किसी भी प्रकार से पोटेंशियल लॉस नहीं होगा। तो आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल वो मेजर करके देगा। पहला तो इसलिए वो सुपीरियर है, बात समझ में आ गई होगी, यस सर। है ना। अच्छा, दूसरा, पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं तो वोल्ट मीटर आपने देखा होगा, उसमें इस प्रकार से घड़ी टाइप बनी होती है, इसमें ऐसे स्केल बने होते हैं और एक सुई लगी होती है, वो डिफ्लेक्ट होती है। यानी इन वोल्ट मीटर इफ वांट टू टेक द रीडिंग दैट वी हैव टू take the we have to count the reading, we have to see the number of क्या कहें इंटरवल्स। तो इसकी रीडिंग लेते वक्त थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। यस सर। तो थोड़ी यस बहुत सर। गलती भाई, अभी इतने नजदीक होते हैं कि आप ऐसे देख रहे हैं इससे, अरे बोले लगता है स्विच 3 पर है और पता चला हल्का सा ऐसे दूर से देख रहे हैं, ऐसे कोई ऐसे झांक के देख रहा है। तो कोई 3 काउंट करेगा, कोई 3.1 काउंट करेगा, कोई 2.9 काउंट करेगा। तो रीडिंग लेने में कहीं न कहीं एरर होने की चांसेस होते हैं। अब चूंकि वोल्ट मीटर में पोटेंशियोमीटर में नल पोजीशन होती है, देयर इज नो नीड टू टेक द रीडिंग, इसलिए उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। इन दो कारणों की वजह से, 3 उंगलियां, दो कारणों की वजह से पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर की कंपेयर में बेटर होता है। समझ में आई बात? यस सर। जैसे वो एक एडवर्टीजमेंट है निर्मा वाशिंग का होता है, लेडी निकलती दूसरी कहती इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। वही यहाँ पर भी आता है, वोल्ट मीटर से पोटेंशियोमीटर बेटर क्यों। दो कारण, वही दो कारण है। ठीक है, इसको हेडिंग डाल लीजिए और तो लिख लोगे। तो समझ में इसमें क्या दिक्कत आपको आ रही थी?
तो वो कॉन्सेप्ट सर में क्लियर नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, न्यूमेरिकल आते भी हैं। कोई और दिक्कत किसी को? क्योंकि आज मैंने न्यूमेरिकल के लिए समय दिया था, शायद आप लोगों ने लगाया भी होगा, शायद मैं कह रहा हूँ 4th चैप्टर के न्यूमेरिकल होने थे। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? एक, किसी को कुछ पूछना है? दो, किसी को कुछ पूछना है? तीन, नहीं पूछना है, वो नहीं बेट लगती है। चलिए न्यूमेरिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं। लगाए थे न्यूमेरिकल सबने? पाउंडी लगाया था न्यूमेरिकल? जी सर। आराध्या 2-3 है जो कोई? मुझे आए नहीं थे बस कोई नहीं होता। आराध्या है कोई? तो इसमें नाम लिखा हुआ है। प्रज्ञा आपने लगाया न्यूमेरिकल? चलिए न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सभी ने ईमानदारी से लगाए होंगे। इसमें कुल न्यूमेरिकल है 4.28 हमारे पास जो है। एनसीईआरटी में कितने हैं? किसी में शायद 4.27 भी है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जरा बताइए 1 से 5 के बीच में किसी कोई दिक्कत है? भाई शांत रहिए। 1 से 5 के बीच में किसी कोई दिक्कत है? नो सर। किसी कोई दिक्कत नहीं है? 1 से 5 के बीच किसी को दिक्कत है? नहीं। अच्छा, जिसने न्यूमेरिकल लगाए हैं उसने लगाए हैं कि उतारे? वो लगाए हुए हैं, हमने सब पूरे बढ़िया लगाए हैं, हमने उतारे नहीं है। उतारे उतारे ऐसा सोच रहे होगे ना। 5 से 10 के बीच में किसी कोई दिक्कत है? सर 5 9। से 10 के बीच में कोई दिक्कत है? साहब ने कहा 9th है। अब जरा देखिए 9th क्वेश्चन के पहले किसी कोई दिक्कत है? किसी को नहीं दिक्कत है? आज भरत जी नहीं आए क्या? भरत नहीं है क्या आज? नो सर वो नहीं है। आज आवाज सुनाई नहीं पड़ी उसकी। आवाज सुनने में ठीक लगता हो, कुछ क्वेश्चन तो करता है, वो अपना खुद ही आंसर बता देता, पूछता उसका कुछ नहीं है। वेरी गुड स्टूडेंट। खैर, नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं और लोग गलत हैं। जरा मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहा हूँ, अपने आप पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा क्या है? लिखा स्क्वायर क्वाइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर क्वाइल की साइड दी है 10 सेंटीमीटर, उसका यूज क्या होगा हमको नहीं मालूम। मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम बनाना नहीं है। ये स्क्वायर क्वाइल है, इसकी साइड को मैं ए मान लेता हूँ, और 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 इंटू 10⁻² मीटर इसका साइड है, या 10⁻1 मीटर। यूज क्या होना मुझे नहीं मालूम, है तो है। एंड 20 टर्न्स हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 20 है। ऐसे एक कॉइल ऐसे लिपटी टिक 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 टिक, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 20 है। अब आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल एन क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा, बस तो नहीं लिखा, क्योंकि स्मॉल एन को जो हमने यहाँ चैप्टर में पढ़ा है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पढ़ा है सोलेनोइड के केस में, इसलिए मैं कैपिटल एन लिख रहा हूँ। 20 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। आई इज इक्वल टू दिया है 12 एम्पियर। खैर, the coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude। देखिए जरा ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है द कॉइल सस्पेंडेड वर्टिकली, ऐसे कॉइल को ऐसे सस्पेंड कर दिया गया है, एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपको जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टाइप का कॉन्सेप्ट बताया था तो हमने कहा था एंगल किसके किसके बीच लेना होता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बोले तो नॉर्मल टू द प्लेन, तो नॉर्मल के साथ 30 है तो थीटा यहाँ क्या लिया जाएगा? 30 ही लिया जाएगा। अगर मैं कहता कि द प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 एंगल बनाता है तो थीटा में क्या लेता? 60 लेता। तो समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? फिर समझिएगा, ये एक कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस कॉइल का ये एरिया वेक्टर है, देख रहा है एरिया वेक्टर, ये यस सर। कॉइल ऐसे नहीं है, थोड़ा टिल्ट है, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है।
तो ये एरिया वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ठीक है। एरिया वेक्टर बोले तो नॉर्मल, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है, ये एरिया वेक्टर इसका है, हट न जाए, ये एरिया वेक्टर है। तो जब हम इसको घुमा रहे हैं तो एरिया वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसको हम थीटा बता रहे हैं, समझ में बात। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है 0.80 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.80 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, टाउ इज इक्वल टू निकालना है भाई साहब, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, नहीं पढ़ा आपने? यस सर, तो मैं थीटा गलत दे रहा था। नहीं, थीटा कहाँ से लिया जाता है? नॉर्मल से लिया जाता है ना। यस सर, तो नॉर्मल से जो दिया हुआ है कि द नॉर्मल मेक्स एंगल 30 तो डिग्री मैंने विद ज्यादा द सोच मैग्नेटिक। किया और मैंने 90 सब्ट्रैक्ट करके फिर लिया। अरे तो दो चीजें, एक बार 30 लेके आंसर निकालो, एक बार 60 लेके आंसर निकाल लो, बस आ गया। अच्छा, आंसर जब जैसे 9th क्वेश्चन लगा रहे हैं और आंसर 9th का देखो तो साथ साथ 10th का भी देख लो, तो दिमाग लगा 30 लेना, अच्छा हाँ 30 ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, ये ए निकालने के लिए इस्तेमाल दिया है, तो NIA बोले तो A² B sin 30, you put the value, you'll get the answer, note down it। इस दौरान 5th चैप्टर पढ़ डालिएगा, सभी लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? 5th चैप्टर खत्म करा दिया है, 5th चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। 5th के न्यूमेरिकल कब हम कब बताएंगे? जब 6th चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी इसी की होगी, अभी इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने होंगे जो आप पूछेंगे, इसके बाद 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 6 के बाद 5th के न्यूमेरिकल होंगे, पढ़ के बैठिएगा। और बताइए 10 तक कोई दिक्कत? नो सर, तो क्वेश्चन था 15 आपसे सर कि जो हमारे जो भी नवंबर दिसंबर में जो बोर्ड्स होंगे वो हाँ, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस होंगे या फिर जेई टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे? देखो जेई टाइप के क्वेश्चन तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि सीबीएसई का पेपर जो होता है वो ट्विस्टेड आता है, नहीं समझे? यस तो सर। आप सिंपल से कुछ जो है, एक तो होता है आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, तो अब बहुत लोग लिख देंगे व्हेन द पोटेंशियल व्हेन द मीटर इज कम्स आफ्टर पोटेंशियो बिकम्स पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज वेरी गुड स्पेलिंग हैविंग पीओटी, कुछ भी लिख सकता है ना, 10-5 लाइनें तो अपने आप लिख सकता है, वेरी गुड टॉपिक व्हेन आई रीड पोटेंशियोमीटर व्हेन आई टीचर एक्सप्लेन इट आई लाइक दैट टॉपिक वेरी गुड, लिखा 2-4 लाइनें, उसमें कुछ मतलब निकल रहा है? नहीं नो निकल रहा सर। है, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ हम लिख करके आए हैं। लेकिन यस यहाँ सर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, टिक लगाना होता है, ए सही तो सही, तो अक्कड़ बक्कड़ खेलना है, सही तो सही गलत तो गलत, तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, मतलब रटन वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। तो मतलब तो जैसे फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। एस एल अरोड़ा की बुक में हर चैप्टर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखा होगा आपने, यस सर। तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है ध्यान से, ठीक है। यस सर। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है और एग्जाम्पलर आपके पास होगी, Yes, sir. ठीक है। अब जरा एक आध चैप्टर और अब कर ले, फिर एग्जाम्पलर के बारे में बात करेंगे एक आध दिन, ठीक है। मतलब कोई ऐसा टर्न रखेंगे कि आज एग्जाम्पलर डिस्कस की जाएगी, तो आप लोग पढ़ के बैठेंगे और हम भी पढ़ के बैठेंगे, दोनों लोग पढ़ के बैठेंगे, फिर एग्जाम्पलर के बारे में बात करेंगे, कोई दिक्कत? नो तो सर। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आसानी भी है तो खतरा भी है। अब वाला की बात, बगल वाला बड़ा इंटेलिजेंट है, उस आपने कहा मतलब 1 का कौन सा पार्ट है, उसने कहा 2, आपने कहा 3 का कौन सा पार्ट है, उसने कहा 2, मालूम हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप नहीं, अगर वो इंटेलिजेंट है तो तुमने कहा वो, उसने कहा खुदा ही उसको नहीं आता, वो खुदा ही से कर रहा है तुम्हारे आगे, तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि सामने वाला अगल बगल वाला थोड़ा सा ठीक ठाक हो तो हो सकता है, लेकिन इस चक्कर में रहना नहीं। तो इसके 15 तक में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। 15 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास करेंगे। 16 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब टफ नहीं है, ठीक ठाक है, इसको पढ़ के बैठिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी इसके न्यूमेरिकल की होगी, ठीक है, और न्यूमेरिकल होने के बाद अगर टाइम बचेगा तो 6 चैप्टर को आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। Yes, थोड़ा sir. सा 4-5 मिनट लेट क्लास कल तो नहीं होगी, कल तो टाइम से हम मतलब नेक्स्ट डे आ जाएंगे, जिस दिन स्कूल होगा उस दिन चूंकि 4:30 बजे तक स्कूल होता है, अब बच्चे आवे ना आवे हम लोग तो बैठे बैठे रहना पड़ेगा, शायद कोई आ जाए, ये चक्कर होता है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट Thank you, सर। sir. Thank you, sir.